The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Trends of urbanization in India. इंडिया में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड क्या रहा है? ट्रेंड से क्या मतलब है कि ओवर द टाइम जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से हुआ है। तो अगर हम बात करें बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री की, तो हड़प्पन जो एक एज थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता आपने सुना होगा। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पन में 500 या 5000 ईयर्स अगो हड़प्पा में जो थे वो वेल डेवलप्ड टाउन थे और सिटीज थे। ठीक, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ उसमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड टाउन्स थे, बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटीज थे। अगर आपने मूवी देखी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पन मोहनजोदारो, ये क्या थे? बहुत डेवलप्ड टाउन थे, यहाँ पे बहुत डेवलप्ड सिटीज थे। इसमें हमारा जो ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। ठीक, हम दूसरी जो सिविलाइजेशन है उसमें ट्रेड करते थे, इंटरनेशनल ऑर्डर का ट्रेड होता था हमारा। डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते थे उस टाइम पे। तो जैसे कि लेट्स से जो अभी इजिप्ट है, ठीक, मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन था, वहां पे लोग आते थे, वहां से लोग आते थे, एक एक्सचेंज होता था। ठीक, तो इस तरीके से क्या था, अर्बन सेंटर्स जो थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, प्रॉपर मार्केट था, वहां पे लोगों के रहने के अरेंजमेंट्स था। ठीक, फिर हड़प्पन के बाद में जो आपको मेजर टाउन देखने को मिलेंगे वो मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलेंगे। मौर्यन एम्पायर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के पेट्रोनेज में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य जो एम्पायर था उसकी स्थापना की, मौर्यन एम्पायर को उसने एस्टैब्लिश किया। और सेकंड जो हमको अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देखने के लिए मिला हड़प्पन सभ्यता के बाद, वो मौर्यन एम्पायर में देखने के लिए मिला। क्योंकि हड़प्पन से मौर्यन में एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, कुछ टाइम पीरियड बीच में ऐसा भी है कि इस्लामिक इन्वेजन्स हुए। हड़प्पन के बाद में जब हम एंटर करते हैं मौर्यन एम्पायर में, तो वहां पे हमको देखने के लिए मिला अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन क्यों देखने के लिए मिला? देखिए, बिहार के आसपास ये जो सभ्यता है वहां पे इसका विकास हुआ था। बिहार के आसपास, बिहार वाला जो एरिया है, ईस्टर्न यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, उड़ीसा, ये सब वाला जो एरिया है वहां पे हुआ। और अगर आप बात करें तो इस टाइम तक आयरन डिस्कवर कर चुके थे, और आयरन के हमारे पास प्लव थे, हल थे। तो जब आप आयरन के प्लव से खेती करते हैं ना, तो आपका जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब अगर आप बात करें वैदिक सिविलाइजेशन की, कि वैदिक सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन क्यों नहीं था, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन से पहले जब हमारी सृष्टि बनी, तो जब शुरुआत कैसे हुई थी हमारी इसकी, कि हंटर एंड गैदरर्स थे। अब कोई भी इंसान हंटर और गैदरर्स है तो उसका फोकस क्या होता था? फूड एंड सर्वाइवल। देखिए, हंटर और गैदरर का लाइफ में प्राइमरी पर्पस क्या होता था? कि उनको खाना मिल जाए और उनकी जान बच जाए। वो जाते थे, खाना लेकर आते थे और उस खाने को खाते थे, और बाद में सर्वाइवल के लिए क्या करते थे कि खुद की रक्षा करने के लिए, जानवरों से खुद को बचाने के लिए डिफरेंट तरीके के टूल्स बनाते थे, जिससे उनकी जो जान है उसको कोई भी खतरा नहीं हो। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग हुई हंटर एंड गैदरर से, फूड एंड सर्वाइवल पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ कि हमें तो अभी केवल खाना और चाहिए। अब मैंने ये एग्जाम्पल एक बार पहले भी दिया है, जब मैंने एक बार पहले ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंसान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो खाना खाए और जिंदा रहे। आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल हो रही है, इसीलिए आप यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हैं, इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। यूपीएससी छोड़िए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आप पढ़ इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपकी ये सारी ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है। अगर आपको आज ये पता चल जाए ना कि
बाई एनी मीन्स आपके पास 1 महीने बाद खाना खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा, आप कॉपी किताब बंद करके पैसा कमाने जाएंगे, चाहे मजदूरी करके जाएं, क्योंकि इंसान की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि उसको खाना चाहिए होता है। इसीलिए इसीलिए एक कोट है जिसको बोलते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होते। अगर आपके पेट जो है भरा हुआ नहीं है तो आप भजन नहीं कर सकते, आप भगवान की आराधना नहीं कर सकते। आप भगवान के पास भी तभी जा सकते हैं जब आपके पास पैसा है और आपको पता है कि आपके सफिशिएंट नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, और आप उस पैसे के थ्रू आप मंदिर जाना चाह रहे हैं या फिर कहीं भी किसी भी एरियाज में घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो या किसी भी तरीके की यात्रा हो, वो आप तभी कर पा रहे हैं जब आपको ये पता होगा कि भाई मेरे पास नेक्स्ट मंथ भी पैसा आ जाएगा। अगर आपको ये पता होगा ना कि नेक्स्ट मंथ पैसा नहीं आएगा तो आप उस पैसे को बचा के रखेंगे। ये सबकी बात है, ठीक है। तो उस टाइम पर लोगों का क्या फंक्शन था कि फूड एंड सर्वाइवल का फंक्शन था। कार्ल मार्क्स ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इंसान सब चीज के बारे में सोचता है, लेकिन खाना खाने के बाद सबसे पहले वो खाने के बारे में सोचता है, ठीक। फिर ओवर द टाइम पीरियड क्या हुआ बेटा, ओवर द टाइम पीरियड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास व्हीट आई। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो हमने इतना कमाना शुरू कर दिया, कि इतना उगाना शुरू कर दिया कि अब हमें फूड को लेके टेंशन नहीं है। फूड को लेके अब हमें टेंशन नहीं है, हमारी जो फूड की जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई। तो फिर अब हमने फोकस किया किस चीज पे कि अब हमारी नीड्स पूरी हो गई हैं तो हम जमीनें हड़पते हैं, जमीनें हड़पते हैं तो फिर हमने राजा बनाया। खैर बहुत लंबी पॉलिटिकल साइंस में घुस जाएंगे, हिस्ट्री में घुस जाएंगे, नहीं घुसते हैं। तो बेसिकली क्या था कि जब हमारी फूड की नीड्स पूरी हुई तो हमने दूसरे दूसरे ट्रेड एंड कॉमर्स पे फोकस करना शुरू किया। जब हमारी सेल्फ सफिशिएंसी पूरी हुई तो हमने एक्सचेंज करना शुरू किया, हमने बार्टर करना शुरू किया। बार्टर जैसे ही करना शुरू किया वहीं पर ट्रेड एंड कॉमर्स आया, और जहां जहां ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा अर्बनाइजेशन उसका जुड़वा भाई है। चाहे वो आज की सोसाइटी हो, चाहे वो आज से 100 साल पुरानी सोसाइटी हो, या फिर वो आज से 5-4 साल पुरानी सोसाइटी हो, या फिर आज से आने वाले 10,000 साल की बात हो। जितना ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होगा उतनी ही ज्यादा अर्बनाइज सोसाइटी आपकी बनेगी, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर में क्या था कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, उस प्रोड्यूस को करने के लिए मतलब तो जब प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो रहा था तो सरकार को, जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको टैक्स अच्छा मिल रहा था, टैक्स अच्छा मिल रहा था तो रेवेन्यू अच्छा था, रेवेन्यू था तो उन्होंने सेटलमेंट पे फोकस किया, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है कि जब मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैम तो हिस्ट्री की क्लासेस ले रही है, नहीं, हिस्ट्री की क्लासेस नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन का इंडिया में क्या ट्रेंड रहा है, इंडिया में किस तरीके से अर्बनाइजेशन इवॉल्व हुआ है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सेटलमेंट्स हुए, और जो पुराने टाइम थे उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि जैसे आज 2 BHK फ्लैट बन रहे हैं वैसे उस टाइम पे बनते थे, आर्किटेक्चर उस टाइम का अलग था। तो उस टाइम पे अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता था कि ये एक किंग का फोर्ट है, ठीक, ये किंग का एक फोर्ट है। किंग का जो फोर्ट होता था वो 4-5 लेयर से प्रोटेक्टेड रहता था, ठीक। तो अब यहाँ पे किंग है, ठीक, किंग आया, किंग को काम करने के लिए ऑफिशियल्स चाहिए, मिनिस्टर्स चाहिए, ठीक, आर्मी के लिए लोग चाहिए, उसके अलावा और मिससेलेनियस चीजों के लिए लोग चाहिए होते थे। अब किंग है, किंग की फैमिली तो फोर्ट में रह लेगी। ये जो हमने फोर्ट बनाया, इस फोर्ट में कौन रहता है, इस फोर्ट में रॉयल फैमिली रहती है। लेकिन आप ये समझिए कि जो रॉयल फैमिली रहती है, किंग के पास में और भी तो लोग काम करते हैं, रॉयल फैमिली तो वहां पे रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में अगर आप बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24/7 नौकर रखते हैं, तो उनका एक नौकर उनके पास में रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो 24/7 का नौकर नहीं रखते हैं, जिनके सर्वेंट सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, वो भी तो कहीं रहते होंगे। तो ऐसे ही किंग में रॉयल फैमिली रहती थी, फोर्ट, रॉयल सर्वेंट रहते थे, किंग की अपनी फैमिली होगी। लेकिन ये जो ऑफिशियल है, लेट्स से जो मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज थे, उनकी अपनी भी तो फैमिली होंगी, मिनिस्टर्स की अपनी फैमिली होंगी, आर्मी में जो सेनापति हैं उनकी अपनी फैमिली होंगी,
ठीक है, तो इन सब की फैमिलीज कहाँ रहेंगी? इन वाले एरियाज में रहेंगी, आसपास ही तो रहेंगी। अब किसी को डेली मॉर्निंग में जाके फोर्ट में रिपोर्ट करना है तो वो किसी गांव के बिल्कुल इंटीरियर एरिया में तो नहीं रहेगा, उसी के आसपास रहेगा। सेम स्टोरी रिपीट होती है कि बंदा गांव से आया, उसको किंग के पास जॉब मिली तो वो आसपास कहीं पर रहेगा। उसी वजह से जब किंग के पास जॉब मिली तो बाकी सारी फैसिलिटीज जो है वो खुद डेवलप होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अर्बन ग्रोथ जो है वो खुद होती चली जाएगी। तो मौर्यन एम्पायर में भी एक तरीके का बहुत अच्छा खासा अर्बन सेटलमेंट हमको देखने को मिला। और मौर्यन एम्पायर एंशिएंट हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर है, इसीलिए मैंने मौर्यन एम्पायर का जिक्र किया है। लेकिन आप ये मानिए, जितने भी एम्पायर हैं उनके आसपास टाउन्स होते हैं, उनके आसपास सिटीज होती हैं, और एक अच्छा खासा ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, अच्छा खासा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है टाउन्स का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फोर्ट के आसपास जो थे वो लोग रहते थे, जिसकी वजह से डेवलप हुआ। तीसरा हमको बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिला मुगल काल में। आप देखेंगे ना कि जितना बड़ा एम्पायर होगा उतना ही ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा। मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिला। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस एरा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रॉपर आपको ट्रेंड बताना है इंडियन पॉपुलेशन का, तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी बता दिया। कभी आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि क्या अर्बनाइजेशन रिसेंट फिनोमिना है, देखिए कई एग्जाम्स में ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है क्या वो रिसेंट फिनोमिना है, तो आपको लिखना है कि नहीं, अर्बनाइजेशन रिसेंट फिनोमिना नहीं है। हिस्टोरिकली भी हमने इतने सारे अर्बनाइजेशन जो है उनको देखा है, अर्बनाइजेशन के जो ग्रोथ क्लस्टर्स थे उनको हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट अर्बनाइजेशन का क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट फेज में देखेंगे। फेज वन कौन सा है हमारा, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। अर्बन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, कब डिक्लाइन हुई? ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। क्यों हुई? क्योंकि ये डेलिबरेटली किया गया था। अब डेलिबरेट अटेम्प्ट किसका था? डेलिबरेट अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रिटिश टू कीप द पॉपुलेशन ग्रोथ लो। अब इस चीज को समझिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है या आपको थोड़ा भी ब्रिटिश रूल का अंदाजा है, तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया था, हमको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया कि इंडिया से रॉ मटेरियल बनवाया, ठीक, और उस रॉ मटेरियल को क्या किया हमने, व्हाट वी डिड, उस रॉ मटेरियल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, यूनाइटेड किंगडम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। उस रॉ मटेरियल से क्या किया उन्होंने? फिनिश्ड गुड बनाया, और जो फिनिश्ड गुड था उस फिनिश्ड गुड को इंडिया में इंपोर्ट किया। तो इससे दो चीजें समझ में आई। पहला, जब आप रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो तो वो 100 रुपए का रॉ मटेरियल है, जब आप उसका फिनिश गुड बना के ला रहे हो तो वो 1000 रुपीज का है। ठीक है, यानी कि जब भी हम इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल से गुड बनाते हैं
तो क्या होता है बेटा, वैल्यू एडिशन होता है। तो इस केस में आपने क्या किया कि वैल्यू एडिशन 0, वैल्यू एडिशन सारा कहाँ हुआ, यूके में। वैल्यू एडिशन का बेनिफिट कहाँ जाएगा, यूके में जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो हमें डिसएडवांटेज देखने के लिए मिला कि ब्रिटिशर्स ने ना कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, इंडस्ट्रीज को लगाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि इंडस्ट्रीज आप नहीं लगा रहे हैं, यू आर नॉट एट ऑल सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है बेटा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी आप उन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मैंने आपको क्या बताया था कि अर्बनाइजेशन कब होगा, एग्रीकल्चर का सरप्लस लेबर इंडस्ट्री में ऑब्जर्व होगा और वो सर्विसेज की डिमांड करेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट अर्बनाइजेशन की क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है, अगर गांव से कोई इंसान नोएडा आ रहा है या इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो गांव से जाएगा, वहां पे उसको जॉब मिल जाएगी और वो कमा खा लेगा। लेकिन अगर किसी को ये पता हो कि मैं शहर में चला जाऊं लेकिन वहां पे मुझे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, वहां पे मुझे रोजगार ही नहीं मिलेगा, वहां पे मुझे काम ही नहीं मिलेगा, तो क्या कोई गांव से निकल के शहर में आएगा, कोई नहीं आएगा। नोबडी विल कम, नोबडी विल कम, लिखित में दे सकती हूँ मैं इस चीज को, कोई नहीं आने वाला। ठीक है, सिंस नोबडी इज कमिंग, तो अब आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो अर्बनाइजेशन का मेजर लिंक है वही खत्म कर दिया ना ब्रिटिशर्स ने। तो जो हमारा फेज 1 था इसमें एक्चुअल में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हमारी डिक्लाइन हुई। किस तरीके से हुई कि 1800, अलग कलर से लिखती हूं मैं, कि जो 1800 थी और 1872, ठीक, सीई 1800 में हमारी 11% अर्बन पॉपुलेशन थी और ये 1872 में कितनी रह गई, 9%। क्यों होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा। आज जितनी इंडस्ट्रीज है सब बंद हो जाएं, सब अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे, गारंटीड। इनफैक्ट जब कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था तो हमने रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए देखा था। जब लोगों के पास शहरों में काम नहीं बचा, जो मेड की तरह काम करती हैं उनके पास काम नहीं है क्योंकि मेड को नहीं बुला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम खत्म हो गया, तो मजदूर पैदल घर चल के वापस गए थे। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था बट देखने के लिए मिला, बहुत लोगों की रास्ते में डेथ भी हुई। बट रियलिटी है कि अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं तो माइग्रेशन ही नहीं होगा। इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे माइग्रेशन देखने के लिए हमको नहीं मिला। तो फेज 1 हमारा वो फेज 1 था जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत लो थी। फेज 2, फेज 2 हम कब से कब तक मान सकते हैं, फेज 2 आप मानिए 1872 से 1930, तो स्लो ग्रोथ हुई है। स्लो अपवर्ड ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली। स्लो अपवर्ड देखने के लिए क्यों मिली, क्योंकि जो रेलवेज था वो ग्रो हो गया था, हिल स्टेशन ग्रो हो गए थे और फेमाइन जो थी उसने जो वो था ग्रोथ उसको कम कर दिया था। देखिए जो वर्स्ट फेमाइन आया था ना वो हमारा 1921 में आया था। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन, डेथ, सब कुछ 1921 में हुआ है। ठीक, तो स्लो ग्रोथ थी अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज में लोग कम आ रहे थे। क्यों, क्योंकि रेलवे का ग्रोथ हो गया था तो लोग आ तो रहे थे बट इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, तो बहुत स्लो ग्रोथ है। और आप देखेंगे कि 1872 से 1930 के बीच में, जैसे कि आप 1905 में बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो धीरे 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 क्या था कि हमारी कंपनीज थोड़ी थोड़ी ना लगनी शुरू हो गई थी, थोड़े थोड़े इंडस्ट्रियल सेटअप लगना शुरू हो गया था, रेलवेज बनने शुरू हो गए थे। तो रेलवे अगर बनाएंगे तो हमको लोगों को काम की जरूरत तो होगी ना, काम की जरूरत होगी तो क्या होता है, जब काम की जरूरत होती है तो लोग आते हैं। हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, लोगों को वेजेस चाहिए, हमें नौकर चाहिए, तो आते हैं लोग। रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ बट इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, बहुत स्लो ग्रोथ हमको देखने की मिली। ठीक है, इसके बाद में हम फेज 3 देखते हैं। फेज 3 में आपका क्या है, 1930 से 1947
और इसमें हमें काफी रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिली। रैपिड ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली, पर पॉइंट ये कि रैपिड ग्रोथ हुई क्यों। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फेज था 1930 तक, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। तो यहाँ पे था काफी अच्छे लेवल पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। इनफैक्ट बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलिस्ट काफी फ्लरिश कर रहे थे कंट्री में। इसी की वजह से जो बॉम्बे प्लान था, जब हमने प्लानिंग पढ़ा था, मैंने आपको जब 5 ईयर प्लान्स पढ़ाए थे, तो उसमें जब मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस प्लान पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एक बॉम्बे प्लान के बारे में पढ़ाया था। और जो बॉम्बे प्लान था बेटा, वो क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्लान था। ठीक, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी प्लानिंग बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छा फ्लरिश कर गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना बॉम्बे प्लान दिया था, याद कीजिएगा प्लानिंग कमीशन में जब मैंने पढ़ाया, तो ये इसी बात का इंडिकेटर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा खासा हो गया है, अच्छी खासी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। जीडी बिरला, टाटा, ये सब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे। जेडी बिरला हो गए, टाटा हो गए, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंस किया, नेशनल मूवमेंट को भी फाइनेंस किया हमारे। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्लानिंग के थे, दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जो नौरोजी थे उन्होंने तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी। उन्होंने बोला था कि जितना भी हमारा वेल्थ है वो सब ब्रिटिशर्स लूट कर लेके जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की थ्योरी दी। तो उन सबको कंटेनमेंट करने के लिए लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई, और जब इंडस्ट्रीज लगाई तो उसका हमें एक इफेक्टिव जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं मिला। और जो सोल्यूशन था वो यही था कि जो बॉम्बे प्लान है वो उन्होंने दिया। अगर बॉम्बे प्लान मिल रहा है तो अर्बनाइजेशन हो रहा है। और अर्बनाइजेशन कितना हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास 4 मिलियन प्लस सिटीज आ गई। 4 मिलियन प्लस सिटीज इंडिपेंडेंस से पहले ही थी। कौन कौन सी 4 मिलियन प्लस सिटीज थी? सबसे पहले हमारे पास था दिल्ली, सेकंड हमको मुंबई मिली, थर्ड हमको मद्रास, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, और आई थिंक फोर्थ इधर साइड कोई होगी, कोलकाता। ठीक, इन चार, ये जो 4 शहर थे, इसमें मिलियन प्लस लोग रहते थे, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। और ये जो शहर थे, इसमें अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा हो गया था। और आज की डेट में हम इन्हीं को मेट्रो सिटीज भी बोलते हैं। ठीक, यही 4 सिटीज कौन सी हैं? इनको हम मेट्रो सिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1947 में 17% अर्बन पॉपुलेशन थी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 50% तक हो जाएगी बाय 2045, एंड अभी अप्रोक्सीमेटली 35% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। तो किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ, किस तरीके से चेंज हुआ, वो आपको समझ में आया होगा। और इसमें मिलियन प्लस सिटीज तो 4 थी, लेकिन 76 ऐसी सिटीज थी जिसमें लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 76 लाख प्लस सिटीज, और कहीं पे 1 लाख लोग रहना ना बेटा बहुत बड़ी बात होती है। अब तो आपकी पॉपुलेशन 121 करोड़ है, तो अब आपको लगता होगा कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं, बट स्टिल उस टाइम पे जब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है और इतने सारे लोग, मैंने बताया ना 17% लोग जो हैं, काफी बड़ा नंबर है। और आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 35% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 15% टिल द टाइम ऑफ 2045। तो इस तरीके से हमने ट्रेंड्स देखे कि किस किस तरीके से माइग्रेशन के ट्रेंड्स रहे हैं, अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स रहे हैं। माइग्रेशन यानी कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन के अगर ट्रेंड पूछा जाए तो भी सेम ही चीज लिखनी है, कॉमन सेंस। तो अर्बनाइजेशन के ट्रेंड क्या क्या रहे हैं, कैसे स्टार्टिंग में हमारा अर्बनाइजेशन था वो एक बार को रिवर्स हुआ, फिर स्लो ग्रोथ हुई, एंड देन देयर वाज अ ब्लास्ट, सडनली एक्सप्लोडेड ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली अर्बन सेंटर्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।